morning everyone. Today I will discuss on the extra topic. मतलब हम लोग आज एक वर्ड करेंगे जो आपके मतलब कि बुक में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। उस टॉपिक पर मैं अभी वर्ड शुरू कर रहा हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, हम लोग का आज का टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो शायद आप वो रूल जानते भी नहीं होंगे। उस रूल का नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, जिस रूल को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं स्नो रूल। क्या कहते हैं उसको? स्नो रूल कहते हैं। शॉर्ट एम्पियर स्विमिंग रूल इज शॉर्ट कॉल्ड स्नो। आपको याद करने के लिए स्नो वर्ड याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए स्नो वर्ड याद करना पड़ेगा। सुनो, और जो ये रूल दिया है वो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, आप जान रहे हैं। और स्विमिंग रूल नाम क्यों पड़ा वो आपको मैं बताऊंगा। एकदम ध्यान रखो। ये रूल बेसिकली आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर या नीचे किस चीज को रखते हैं, एक कंपास निडल को रखते हैं। कंपास निडल और मैग्नेटिक कंपास में क्या अंतर है आपको हम ट्राई। बस मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, बॉक्स के अंदर इंक्लोज होता है, और जो आपका मैग्नेटिक निडल था उसका काम वो फ्री था, मतलब सिर्फ वो घूमने का काम करता था। लेकिन हम लोग किसका यूज बेसिकली क्या करते थे, मैग्नेटिक कंपास का, क्योंकि वो एक इंक्लोज्ड बॉक्स में है, नॉन मेटालिक बॉक्स में है, ऊपर ट्रांसपेरेंट होगा और फ्री टू मूव होगा, पाइवोटेड होगा, बीच में फिक्स होगा। चलिए, एक सवाल ये आया था कि कोई हमसे पूछा था आपके बाद वाले बैच में कि सर कंपास निडल और मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक कंपास में अगर हम लोग मैग्नेटिक निडल का यूज करते हैं तो क्या होता है। देखिए, मैग्नेटिक निडल का आप यूज कीजिएगा, आप जिस सरफेस पर उसको रखिएगा उस सरफेस पर जब रहेगा उसका पूरा पार्ट उस सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। निडल का पूरा पार्ट, मतलब जिस भी पेपर पर रखे, कार्डबोर्ड पर रखे, ये पूरा उसके कांटेक्ट में आ गया ना। फ्रिक्शन के कारण हो सकता है ये नहीं मूव करे, क्या फ्रिक्शन के कारण हो सकता है नहीं मूव करे। लेकिन वही अगर इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो वही अगर इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास में रखते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन तो बहुत कम होता है, क्योंकि उसका सिर्फ मिड पॉइंट टच में है, बाकी वो फ्रीडम है ऐसे घूम रहा नहीं। तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ज़्यादा सेंसिटिव रूप में काम ये करेगा कि वो करेगा, ये करेगा, क्योंकि इसमें बस एक सिंगल सा पॉइंट यहाँ पाइवोटेड है, इसी के क्रॉस पे घूमेगा। और वहाँ पर ऐसे रखा हुआ था प्लेन पर, जब घूमेगा हो सकता नहीं भी घूमे वो, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया ना। इसलिए हम लोग इसका यूज अक्सर नहीं करते हैं। किस चीज़ को मालूम करने के लिए, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। हालांकि मैं ये रूल क्या है इस पर गौर की ध्यान दें, बहुत ही सिंपल रूल है। तो ये रूल कहता है कि आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ कर रहा है। आप इसको छोड़ दीजिए, आप पढ़े हैं ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ पढ़े हैं सब। आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर आपने रखा है, किसे? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर रखा है मैग्नेटिक कंपास को, सॉरी कंपास निडल को। सपोज दिस इज कंपास निडल, और ये कंपास निडल मैग्नेटिक, ये कंपास निडल करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर है या नीचे? ऊपर वाले के लिए आपको इस तरह से सिंबल यूज करना है, बीच में हॉल रहेगा, खाली रहेगा। तो ये दिखा रहा है कि हाँ ये ऊपर है वो नीचे है, नहीं बीच में हॉल है ना, तो दिखा रहा है कि तार नीचे है और कंपास है ऊपर है, मतलब किस तरह से ऊपर में लिखा हुआ है, मतलब ये आपका तार है, निडल को इसके ऊपर, ठीक है। तो मतलब क्या ऊपर, मतलब यही ऊपर नहीं, ऊपर मतलब ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये सब ऊपर है ना, ये सब ऊपर है। ऊपर मतलब यहीं पे ऊपर नहीं करा है, ऊपर मतलब ये सब इसके ऊपर, यहाँ कहीं रखो तो सारा इसके ऊपर है। तब कहता है कि एम्पियर स्विंग रूल की व्हेन एक मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड over a current carrying conductor in which current flows
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ, देन नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर, नीडल आपका डिफ्लेक्ट इस तरफ है, वेस्ट है ना। मतलब बाबू मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि स्नो रूल कहता है कि जब करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा, साउथ से नॉर्थ, प्लेस्ड ओवर द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर रखें उसको, देन इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स, समझे, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, प्लेस्ड ओवर द वायर, वायर के ऊपर अगर नीडल को आप रखे हैं तो नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। ये एससी ऑरस्टेड ने कहा था, ये आपको मैंने परसों भी कहा था कि जो डिफ्लेक्शन मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। वो सिर्फ एससी ऑरस्टेड ने क्या पाया कि डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट किधर करेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा, डिफ्लेक्ट करेगा किधर उसके बारे में इस रूल को किसने दिया, एम्पियर स्विमिंग रूल ने दिया। इसको शॉर्ट में हम लोग अपने याद करने के लिए सुनो कर रहे, सुनो सुनो, SNOW, सुनो रूल। Sono stands for when current flowing in a wire from south to north, and compass needle is placed over the wire, then the needle get deflected towards west. ठीक है, this is given by who? This is given by Ampere scientist, and it is said to impair swimming in wire. क्योंकि ऐसा माना गया कि अगर कोई व्यक्ति स्विम मतलब तैर रहा है, स्विम मतलब तैर रहा है, इधर उधर साउथ से नॉर्थ की ओर तैर रहा है, अगर कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर तैर रहा है पानी में, ठीक है, मतलब पानी में कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ की ओर तैर रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति डिफ्लेक्ट करेगा किसकी ओर, वेस्ट, ठीक है। पानी का धार अगर रहेगा तो करंट यहाँ मान लो पानी का धार को आ गया, करंट पानी का धार है, पानी अगर फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ, आदमी उसी डायरेक्शन दौड़ रहा है, तैर रहा है, आदमी जो मुड़ेगा, मतलब अगर आदमी मान लो अपना फोर्थ एक्सपेरिमेंट नहीं लगाता है तो आदमी को पानी मुड़ेगा ना, आदमी को पानी किधर किधर मुड़ेगा, वेस्ट को मुड़ेगा। इसी को डाल दिया, मतलब आपको उतना स्विमिंग वगैरह को ध्यान नहीं देना, बस आप सिंगल वर्ड याद रखिए कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगा किधर की ओर, वेस्ट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी को आप अगर ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज किए, एनएच कर दिए, ओवर द वायर अभी भी है, तब ये वेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको हम पढ़ाए थे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने से क्या चेंज करता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब डिफ्लेक्शन पहले वेस्ट था, इधर हो गया, ईस्ट हो गया। मतलब व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मींस डाउनवर्ड, मतलब अब उसका फिगर ये होगा, करंट अगर फ्लो कर रहा है यूं इस तरह नॉर्थ से साउथ, नीडल रखा गया इसके ऊपर, तो निश्चित रूप से आपका ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा किसकी ओर, वेस्ट की ओर, मतलब डिफ्लेक्शन नीडल में यूं इस तरह से आएगा। कोई कष्ट इन्हीं को है समझने में तो बोल सकते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन किधर आया तो वेस्ट की ओर आया। क्या आ गया, क्या रहेगा। इसी को और चेंज करना चाहते हैं, और चेंज कर लीजिए, आपके सब बच का चीज है, नो एस एन है बिलो कर दीजिए, तो यहाँ भी वेस्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। मतलब नीडल अगर बिलो नीचे है तब वेस्ट में उनकी उल्टा ईस्ट। अगर आप डायरेक्शन चेंज किए फिर एनएस है ई आपका बी कर दिए तो वेस्ट का वेस्ट जाएगा। मतलब किसी एक को चेंज करोगे, या तो डायरेक्शन चेंज करो करंट का, या पोजीशन चेंज करोगे तो डिफ्लेक्शन जरूर चेंज होगा। आपको उतना याद करने का काम नहीं है, बस आप याद रखिए सुनो SNOW। जब करंट साउथ से नॉर्थ गया तो डिफ्लेक्शन वेस्ट होगा, जब करंट नॉर्थ साउथ गया डिफ्लेक्शन ईस्ट होगा। दोनों कंडीशन में नीडल वो तार के क्या है, ऊपर होगा। अगर नीडल को नीचे कर दिया गया तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन फिर चेंज कर जाएगा। मतलब अगर मान लो कि SNOW है, SN रहेगा, O को अगर B कर दिए, O को B कर दिए, बिलो कर दिए तो डिफ्लेक्शन फिर वेस्ट नहीं बल्कि ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी वन ऑफ द फैक्टर इफ यू चेंज देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल चेंज। If two factor you will change
देन इट रिमेंस सेम। टू फैक्टर मतलब क्या, आप अगर इसको चेंज किए, ये सेम है बाबू, तो ये चेंज करे, इसको भी इंटरचेंज किया और इसको भी चेंज कर दिए, तो वेस्ट का वेस्ट ही रहेगा। मतलब आप एन एस इसको इंटरचेंज किए और ओ को बी कर दिए, तो उसमें चेंज कुछ नहीं होगा, जो है वही रहेगा। when you change two factor, then it will not affect on the diffraction of field. If you change any one of the factor, then it will change. समझे? एन एस किसी एक को चेंज करोगे, ओ को चेंज नहीं किए तभी चेंज करेगा, इसको भी चेंज किए और इसको भी चेंज कर दिए, तो ये आपका बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, जब आप माइनस माइनस करते दो बार, तो प्लस एक बार करते चेंज होता है, एक बार में चेंज होगा, दो बार में फिर वही आता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। यही आपका स्नो रूल करता है। स्नो रूल का स्टेटमेंट आ गया, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, कंपटीशन में पूछ सकता है, सिखा दिया देगा, फटाफट लिखिए फास्ट में। चलिए, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अगर कोई भी कंडक्टर में करंट साउथ से नॉर्थ दिशा में फ्लो कर रहा है और वो आपका निडिल जो है वो तार के ऊपर है, तो निडिल में डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर होगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास दो फैक्टर, इसको सिर्फ दो फैक्टर को चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, एक को चेंज करोगे तो वो चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ, अगर आप करंट को साउथ से नॉर्थ ना लेकर के नॉर्थ से साउथ लेते, निडिल ऊपर ही अभी है, ये चेंज नहीं, किसी को चेंज किया ना, तो ये आपका वेस्ट है, क्या ईस्ट की ओर घूम गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसको साउथ से नॉर्थ ना रख करके नॉर्थ से साउथ रखे, यहाँ भी चेंज किए, ओवर को बिलो कर दिया, मतलब मिडिल चला गया नीचे, तार आ गया ऊपर, तो चेंजिंग होगा नहीं होगा, वो वेस्ट का वेस्ट रहेगा। यही आपका ये एम्पियर स्विंग रूल या इसको स्नो रूल कर सकते हैं। ये रूल का स्टेटमेंट निकलोगे, सब अच्छे से नोट कर लो, आपको ये बहुत काम देने लायक चीज है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, when current flows in a conductor from south to north, and needle is placed over the conductor, then it will deflect towards what? Then it will deflect towards west. ठीक है, इस चीज को अच्छे से आप याद रखिएगा, जो लिखा है। तो ओवर या बिलो आया है निडिल के, निडिल को ऊपर रखोगे तो वेस्ट, निडिल को नीचे करोगे तो ईस्ट, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखिएगा। मतलब जो मैंने सिखाया था कि एससी और स्टेट में पाया था कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस या नहीं होता है, इसके लिए आपने डिफ्लेक्शन पाया था, डिफ्लेक्ट किधर करेगा उसके लिए रूल आया। ठीक है, इसको अच्छे से मैं नोट कर लूँगा, अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को आपको ड्रॉ करने के लिए मैं सिखाया था, आयरन फ्लिंग से भी और मैग्नेटिक कंपास से भी। उसका फिगर आप लोग अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। उसमें आपको आज मैं आगे बताता हूँ फिर से एक बार, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हम लोग नोट करो इसको। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होता है, इस पर सभी ध्यान दोगे अच्छे से, है क्या? कहता हूँ ये टॉपिक कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर, कोई मैग्नेट, ये मैग्नेट बार मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उस मैग्नेट के अंदर क्या डोमेन्स है, और ये मैंने पढ़ाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूं इस तरह से बनता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल नॉर्थ से निकलता है और कहाँ पर एंड करता है? साउथ पर एंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from north pole and terminate at south pole. Inside the magnet, magnetic field also runs क्या? अंदर भी मैग्नेटिक रन करता है। कहाँ से कहाँ? अंदर में साउथ से नॉर्थ रन करता है। इसको आप लोग अच्छे ध्यान रखें। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। बाहर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिफाइन लिखिएगा। द कर्व कौन से कर्व? इमेजिनरी कर्व। इमेजिनरी मतलब इसको आप देख नहीं सकते, इस कर्व को आप देख पाइएगा नहीं। द इमेजिनरी कर्व formed around the magnet, the imaginary curve formed around the magnet from which we can obtain the direction of magnetic field at any point by drawing what? By drawing tangent on it. मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग हुआ कि आप किसी मैग्नेट के चारों तरफ जो इमेजिनरी कर्व बना, उस कर्व को वास्तविक में आप देख नहीं पाइएगा, लेकिन उस कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं किसका यूज करके? आयरन फ्लिंग का यूज करके, मैग्नेटिक कंपास का यूज करके। ठीक है, तो वो कर्व को आप देख नहीं पाए, कर्व आपको दिखाई पड़ेगा, लाइन दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं पर। वो कर्व हम लोग अपने पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। कैसे? जिधर आयरन फ्लिंग अरेंज किया या जिधर कंपास ड्रिल अरेंज किया, मैग्नेटिक कंपास, उस कर्व के किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। याद कीजिए क्लास 9th में आप पढ़े थे, किसी वेक्टर का किसी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते थे? टेंजेंट, है ना? टेंजेंट ड्रॉ करते थे। याद होगा क्लास 9 में पढ़ा था, कोई बड़ी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा और इवन वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तीनों वेक्टर का दिशा अराउंड द टेंजेंट होगा। मतलब कि आप मैग्नेटिक फील्ड पे वेक्टर क्वांटिटी लिखा है, ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड को मापेंगे टेस्ला में, और डायरेक्शन निकालने के आप उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कीजिएगा? टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। अगर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जाए तो एक काम और कर सकते, उस पॉइंट पर किसको रखिएगा? उस पॉइंट पर आप रखिएगा कंपास नील को, मैग्नेटिक कंपास। मान लो इस पॉइंट पर आपने मैग्नेटिक कंपास को रखा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपास में एक नॉर्थ एक साउथ, मतलब वो इस दिशा में मूव करता है, इस दिशा में। टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं ऐसे ही ऊपर। इस पॉइंट पर निकालने के आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करो। मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, तो कहोगे ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। बोलिए, मैं पूछूंगा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर ट्रायंगल हुआ और ये डायरेक्शन इधर है, साउथ ईस्ट। ड्रॉ कर लीजिए, इधर साउथ, इधर ईस्ट। नहीं है, नहीं है, साउथ ईस्ट है कि नहीं है? तो किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पर किसको ड्रॉ करना है? टेंजेंट। अब टेंजेंट का एरो भी उधर की ओर ही पॉइंट होगा, इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड गया है। ऐसे टेंजेंट तो ऐसे ही बन सकता है ना, ऐसे ही एक कर्व पर टेंजेंट इस पॉइंट पर इधर ही बन सकता है, इधर भी। लेकिन लेंगे किसको? इधर लेंगे। क्यों? आपका कर्व इधर गया है, कर्व ऐसे रन करता। ठीक है, मतलब बाय ड्राइंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द मैग्नेटिक।
ठीक है, तो देखिए फास्ट कुछ नहीं कीजिए। देखिए मतलब इस पूरे स्टडी से आपने ये सीखा कि अगर कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्यों पढ़ाया गया, सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देख नहीं पाइए, उसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं आयरन फ्लिंग्स या मैग्नेटिक कंपास का यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज किया जाता है किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए इन टू वेज, पहला बाय ड्राइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड सेकंड वे बाय पुटिंग व्हाट, बाय पुटिंग द मैग्नेटिक कंपास एट दैट पॉइंट, और उस कंपास का पाइवोटेड पॉइंट उसी पॉइंट पर होगा जहां निकालना है, मतलब जो पॉइंट पाइवोटेड है उसी को उसी पॉइंट पर है ना, तब क्या करके जिधर एरो आपका इंडिकेट कर रहा है उधर ही कौन गया, मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन से हमें ये मालूम चला कि आप अगर किसी आयरन नेल को, मतलब काठी के टुकड़े को या लोहे के टुकड़े को यहाँ पर रखेंगे तो उस लोहे के टुकड़े में हलचल किधर की ओर होगा, इधर की ओर, तो लोहे का टुकड़ा इधर की ओर मुड़ते हुए इसके पास आ जाएगा, समझ रहे हो ना। लोहा का टुकड़ा ऐसे नहीं मूव करेगा, इधर मूव करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मूव करेगा, इस तरह से हर अंतिम में डायरेक्शन वो इस पॉइंट पर टेंडिंग कहाँ आएगा, इस पॉइंट पर टेंडिंग ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर टेंडिंग ऐसे आएगा, अंतिम में टेंडिंग इधर आ गया, इसका मतलब इधर ही कर दिया वो और इधर चिपक जाएगा। और एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, उसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी इधर फोर्स, इस पॉइंट इधर फोर्स, इस पॉइंट इधर फोर्स, इधर फोर्स, हमारा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है ना। इस इसका तो पूछेगा आपसे व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट दिस पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट, समझ गया ना। इन चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से, समझ गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या देगा ये, इसका यूज कब करेंगे और इसका काम क्या है, इसको बहुत ही बारीकी से आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, पढ़ोगे तो मजा आएगा, हटोगे तो मजा नहीं आएगा। उसके बाद देखिए फिर एक चीज, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्लोज, एक बात ये सब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही शो कर रहा है, कौन, किसे जो मैंने ड्रॉ किया था वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा है, शो कर रहा है। बोलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इतना ही पीछे आगे और भी है, आगे और भी, क्या ये टूटा हुआ है, नहीं, ये पूरा पैक है, भले जुड़े नहीं है, जगह नहीं बचता। तीन टाइप का फील्ड लाइंस है, इस दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर पैरेलल, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर पैरेलल। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल दिया हुआ है समझ जाइए कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल then we can say magnitude of what, magnetic field strength is same at each end every मतलब यहाँ पर अगर 3 टेस्ला फील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ भी कितना होगा 3 टेस्ला, यहाँ भी 3 टेस्ला, यहाँ हर पॉइंट पर टेस्ला कितना होगा 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 टेस्ला है, इसके हर पॉइंट में कितना होगा 2 टेस्ला ही होगा। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो इसको यूनिफॉर्म कहा गया, यूनिफॉर्म हर पॉइंट पर सेम होगा। और एक चीज डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी तो दोनों पैरेलल है, डिफरेंस क्या है, ये काफी क्लोज है, ये काफी दूर दूर है। क्लोज जहां होगा प्रायः फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, फार्दर वीक, मतलब ये आपका क्लोज है, मतलब हम लोग कह सकते हैं क्लोजर फील्ड लाइंस have a stronger magnetic field, याद रहेगा। और ये बोलोगे यहाँ पर फार्दर
फील्ड लाइंस हैव व्हाट वीकर मैग्नेटिक, चलेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो वीक होगा, करीब करीब है तो स्ट्रॉन्ग। और ये बेचारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है ये पैरेलल है क्या? मतलब कोई पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट, तो बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर फील्ड ज्यादा तो यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। जितना दूर जाएंगे लाइन और फैलता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ, तो सबसे करीब मैग्नेट यहाँ होता है, पोल के पास होता है ना, काफी कम डिस्टेंस। इसका मतलब पूछेगा आपसे वेयर डज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटेस्ट इन ए बार मैग्नेट, बोलना नियर द पोल, वीकेस्ट फार्दर अवे फ्रॉम द पोल। ठीक है, इन सब चीज को आप अच्छे से ध्यान रखें। फटाफट छापिए वीडियो सुन कर लो। तो बस इसको आप याद रखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है दैट मींस इट विल इंडिकेट दे आर यूनिफॉर्म। If magnetic field lines are very close, that means it will indicate the stronger field lines. If magnetic field lines very farther, then it will indicate the weaker field lines. If magnetic field lines are not parallel, that means non-uniform field lines. Magnetic field lines comes from where to where? Magnetic field lines, magnetic field strength को किस सिंबल दिखाते हैं? कैपिटल B। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। यूनिट क्या होता है? गॉस। एक गॉस कितना टेस्ला? 10 का -4 टेस्ला। तो उसके बाद फिर सभी ध्यान दो, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट। चलिए पहला प्रॉपर्टी देखिए यहाँ से आप, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। मैग्नेट इज फॉर्म फ्रॉम डोमेन्स, सब क्लियर हुआ। हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल से, और कहाँ पर टर्मिनेट करता है? साउथ पोल। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। इसको पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए आप इसी को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate मींस निकलना फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब एंड करना, एंड टर्मिनेट एट व्हाट? एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है नॉर्थ से और जाकर एंड करता है साउथ पर, बाहर की ओर। अंदर में क्या होगा? सेकेंड करेंगे इनसाइड द मैग्नेट, inside the magnet field lines runs from where to where? Runs from south to north. Third point, it is a closed and continuous path. क्लोज मतलब बंद होगा बिल्कुल, अंदर जब अंदर जाएगा ये, देखिए यहाँ से नॉर्थ से गया साउथ गया, साउथ के बाद अंदर ये साउथ से कहाँ होता है ना, तो ये क्लोज है कि नहीं है? क्लोज भी है और कंटिन्यूअस, कहीं पर ब्रोकन नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि बीच में टूट जाएगा ये। इट इज क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। कंटिन्यूअस आप जाइएगा 11-12 में, वहाँ पढ़ेगा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जो फंक्शन कहीं टूटा हुआ नहीं, ग्राफ कहीं ब्रोकन नहीं है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। ग्राफ अगर टूट गया, हमारा ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ टूट गया ना, डिसकंटिन्यूअस करते हैं। इट इज ए क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। तो इसका पाथ क्या होगा? क्लोज होगा एंड कंटिन्यूअस मतलब लगातार होगा, कहीं पर ब्रोकन नहीं होगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना आपको लास्ट दिखाने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कंफर्म्ड वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आ रही, प्रॉपर्टी आपको पूछता है, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम भी एग्जाम आ सकता है। इसका चौथा प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या इसको फटाफट लिखिए, इसको लास्ट आखिरी लिखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
मान लीजिए ध्यान देना, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय द वे कट गया, मतलब हम जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए हैं बार मैग्नेट का यूज तरह से, यहाँ पर कोई भी फील्ड लाइंस आपस में क्या होगा, कटेगा नहीं, ठीक है, कोई फील्ड लाइंस आपस में कभी कटेगा नहीं, मतलब सवाल अलग है, यहाँ पर भी कट नहीं कर रहा है, कट नहीं करेगा वो कभी भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं करेगा। कहोगे क्यों सर, इसी का जवाब निकाल रहे हैं। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लो लीजिए, क्या ये दोनों को कटता हुआ शो किए कि नहीं किए? अगर दो फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर कट गया, इस पॉइंट पर बोलो इस फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और इस पॉइंट पर इस फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, होगा? इसका मतलब आप क्या देखे, इसका मतलब आपने देखा कि वेक्टर एक ही है मैग्नेटिक, और किसी वेक्टर का किसी एक पॉइंट पर डायरेक्शन एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर इस वेक्टर का एक ही पॉइंट पर डायरेक्शन दो हो गया ना, एक इधर एक इधर, और ये कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसी के लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करता, इफ दे डू सो, अगर ऐसा करता, देन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ, but then there are two direction of magnetic field at a same point, a single point, but we know that what, but we know that a vector has what, only one point, एक वेक्टर के पास सिर्फ एक पॉइंट होता है, but a vector has only one direction at any point, क्या, ठीक है, any point में कोई एक पॉइंट, so it is not possible, so it is not, एग्जाम में कोई सवाल से पूछता है, एग्जाम में इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर, बोलना नो, ये व्हाई, तब बोलना बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ऐसा वो करता, then there are two direction of magnetic field at single point, and we all know that a vector has only one direction, that is why you can say what magnetic field lines never intersect। ये फिगर नोट कर लोगे पर, ठीक है? तो इस पूरे को आप लोग अच्छे से कॉपी नोट कीजिएगा, और कल मैं पूछूंगा इसको, फ्राइडे को आपका टेस्ट भी है, तैयार रहिएगा, ठीक है? थैंक यू, आज के लिए इतना ही।